इकबाल के सामने सहमत हाथ में उसकी रिवॉल्वर लिए खड़ी थी, जिसका निशाना इकबाल के माथे पर था। तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओ और भावनाओं को बीच में मत लाना, ना ही उनके बूते पर दबाव डालना। मैं अपने देश के लिए काम करने आई हूँ और मैं किसी को इसके रास्ते में नहीं आने दूंगी, तुम्हें भी नहीं। सहमत की आवाज़ ठंडी और भावना रहित थी। इकबाल इतना हिल गया था कि कुछ बोल नहीं पाया। वो अपने सामने खड़ी उस अजनबी औरत को घूर रहा था। उसकी धमकी सच्ची थी और कल्पना में उसे जमीन पर अपनी लाश बिछी नजर आने लगी। सहमत के आदेश और उसके दिए झटके से सुन्न इकबाल खुद को घसीटता हुआ कुर्सी तक ले आया और उस पर बैठ गया। सहमत ने उसके हाथ पीछे की तरफ टाई से बांध दिए और सामने खड़ी हो गई। अभी भी पिस्तौल उसके हाथ में थी, बस अभी उसका घोड़ा आधा दबा था। इकबाल अभी भी सदमे के हालात में था। वो उससे बेहद प्यार करता था। पत्नी से एजेंट तक की उसकी बदली हुई स्थिति के बावजूद वो उसके बारे में बुरा नहीं सोच पा रहा था। वो अपने देश को धोखा दे रही औरत से प्यार नहीं करता था, बल्कि अपने अस्तित्व तक के लिए उस पर निर्भर था। उसका दिमाग कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे सहमत अपने करने के फल से बच जाए। अपनी दुखी आंखों में निराशा भरी अपील लिए वो उससे अनुरोध करता रहा। उसने उसे मनाने की भरसक कोशिश की, पर सहमत अपने मिशन पर पक्की थी। उसकी आंखों में अपने देश के लिए कट्टर प्रेम था और वो मरने से भी नहीं डर रही थी। उसने दूसरी तरकीब लगाई। सहमत, तुम निकल नहीं पाओगी। वे मुनीरा को पूछताछ के लिए ले गए हैं और बहुत जल्द तुमसे भी सवाल करेंगे। अब्बा हुजूर से भी स्टेशन नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। वास्तव में वे इन लोगों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए बाहर चले गए हैं और मेरी बदकिस्मती ये है कि इन सब घटना के बावजूद मैं अभी भी नहीं चाहता कि तुम उनके हाथ में पड़ो। तुमने ऐसा क्यों किया? मन और भावनाओं से टूटे इकबाल की आंखें गीली और कानों तक बिना बरसे आंसुओं से भरी थी। उसकी आवाज़ भारी थी और दिल तेजी से धड़ककर पसलियों से बाहर निकल पड़ रहा था। वो आने वाले खतरे की जानकारी के बोझ तले दबा था। उसका चेहरा एक जासूस से शादी करने के नतीजों के डरावने पर्दे के पीछे छिपा था। फौजी अदालत के ख्याल भर से उसके घुटने कांपने लगे थे। सहमत बहुत से, शायद उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा रहस्य जानती थी। उसकी पहुंच उन बहुत ज़्यादा संवेदनशील फाइलों तक थी जो सिर्फ आईएसआई के सबसे ऊंचे अधिकारियों और राजनेताओं के लिए थी। अगर ये मामला फौजी अदालत में गया तो कम से कम सज़ा मौत थी। उसे अभी से उस आखिरी सज़ा का ख्याल आने लगे थे। हालांकि कड़वा सच सामने था, पर वो उसे ना मानता हुआ सहमत को आईएसआई के हाथों से बचाने के लिए बेचैन था। काश वो किसी तरह उसे गायब कर पाता, उसने सोचा। पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उसके खिलाफ जो जाल बुना था, उससे सहमत का बच पाना बहुत मुश्किल था। बहुत सोचने और फिर से कोई हल ना सोच पाने पर वो बोला, मुझे गोली मार दो सहमत, और फिर खुद को मार लेना। कम से कम इस तरह हम एक साथ तो रहेंगे। सहमत सुन रही थी। उसे ये साफ हो गया था कि अब्दुल की महबूब से करीब के चलते मुनीरा को मुख्य संदिग्ध समझा जा रहा था। कोई और मामला होता तो वो भी अब तक हिरासत में होती। शायद आईएसआई भी इस उलझन में थी कि इतनी ऊंची हैसियत वाले खानदान के दो लोगों को एक साथ पूछताछ के लिए कैसे बुलाएं, और तय किया कि पहले मुनीरा पर ही ध्यान लगाएंगे। उसे ये भी पक्का था कि जल्दी ही सेना की पुलिस उसका दरवाज़ा भी खटखटाएगी। फ़ोन तक जाकर उसने रिसीवर को अलग करके रख दिया। कुछ क्षण सेना की डायरियों के पन्ने पलटने के बाद उसने छावनी का सबसे महत्वपूर्ण नंबर मिला।
थोड़ी देर बाद एक फुर्तीले और अच्छी ट्रेनिंग पाए हुए ऑपरेटर ने फ़ोन उठाया। गुड मॉर्निंग, ये जनरल इम्तियाज़ खान का घर है। आवाज़ सुसंस्कृत थी और ऑपरेटर अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा था। मेरा नाम सहमत सईद है। मैं अनवर खान की टीचर हूँ। मैं मिसेस इम्तियाज़ खान से बात करना चाहती हूँ। ये एक इमरजेंसी है। प्लीज़ लाइन पर रहिए मैडम, मैं कनेक्ट करता हूँ, ऑपरेटर ने दबी आवाज़ में कहा। पहले भी उससे बात करवाने की वजह से वो जानता था कि उससे बात की जाएगी। थोड़ी देर बाद एक पतली तीखी आवाज़ कान में आई। हेलो सहमत, कैसी हो? उम्मीद है सब ठीक होगा। सुरैया खान उसकी आवाज़ सुनकर खुश थी। वो सईदों के यहाँ हाल में हुए हादसाओं से अनजान थी। मैं ठीक हूँ मैडम, पर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या मैं अभी आकर आपसे मिल सकती हूँ? सहमत बहुत विनम्र थी। वो अपनी घबराहट उन पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक है। तुम परेशान लग रही हो। हाँ मैडम, मुझे और इकबाल को कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला है जो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मैं फ़ौरन उस बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ज़रा सी भी देरी हमारे ख़ानदान पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। लाइन की दूसरी तरफ परेशानी भरी चुप्पी छा गई। सहमत ने महसूस किया कि और महिला उसकी बात के नतीजों को तोल रही है। वो सोच रही थी कि क्या सेना में सेकंड इन कमांड की बीबी उसका फेंका चारा चुनेगी या नहीं। वो ये भी जानती थी कि स्टेशन के प्रथम महिला से बात करके उसे सेना की पुलिस से कुछ देर का कीमती वक्त पाने में मदद मिलेगी। वे उसके कहे हुए हर शब्द को सुनेगी। तुम इस वक्त कहाँ हो? सहमत को उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से सुनाई दी। घर पे मैडम। ठीक है, तुम अभी आ जाओ। क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? नहीं मैडम, अब्बा हुजूर जा चुके हैं, पर मैं कुछ न कुछ कर लूँगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेजती हूँ। थोड़ी देर में वो तुम तक पहुँच जाएगी, कहकर सुरैया ने फ़ोन रख दिया। सहमत जल्दी से अगले दाव के बारे में सोचने लगी। जनरल इम्तियाज़ खान का बंगला सईदों की हवेली से ज़्यादा दूर नहीं था और सहमत जानती थी कि बाहर कुछ अतिरिक्त कारें खड़ी रहती है, पर वो ये भी जानती थी कि इम्तियाज़ खान की कार में सफ़र करना उससे आईएसआई के बाजों के खिलाफ सुरक्षा देगा, जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। 20 मिनट बाद वो और इकबाल एक झंडे वाले कार में बैठे थे। निकलते वक्त सहमत ने देखा कि और कारें एवं ट्रक बैरिकेटर के पीछे से निकलकर बंगले के पिछले दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। फंदा कसता जा रहा था। क्या लौटने पर वो गिरफ्तार कर ली जाएगी? उसने सोचा। अब तक तो सब ठीक है। गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठकर वो बुदबुदाई और उसने अपना सिर गाड़ी की गद्दी पर टिका लिया। इकबाल पहले से ज़्यादा तनाव में था। चलते हुए खेल में उसकी क्या भूमिका है, इसकी उसे भनक तक नहीं थी। सेना के वरिष्ठतम जनरल के घर बिना बुलाए जाना सैन्य आदेश के खिलाफ था। उसने सहमत की तरफ खुशामद करते हुए देखा। उसकी आंखों में डर और सवाल भरे थे, पर वो कुछ बोला नहीं। ये आसान है इकबाल। नौकर के कार का दरवाज़ा बंद करते ही सहमत बोली। ड्राइवर जब तक घूमकर अपनी सीट की तरफ जाता, उससे कुछ कीमती पल मिल गए। वो बोली, तुम्हें पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। अंत में मिसेस खान से जो भी कहूँ तुम्हारे लिए वही वेद वाक्य की तरह होगा। तुम चुपचाप रहना। जब तुमसे कुछ कहा जाए तभी बोलना। जो मैं कहूँ खुद को उसी तरफ सीमित रखना। उसी तक सीमित रखना। शुरुआत के तौर पर पहले दिन से वो अब्दुल था, बाकी इतिहास से। और याद रखना, अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं कोई भी बड़ा कदम उठाने से नहीं झिझकूंगी। अपना छोटा और अच्छी तरह अभ्यास किया गया खुलासा ख़त्म करके वो शोहर की प्रतिक्रिया देखने के लिए रुकी। इकबाल उसकी धमकी का अर्थ समझ गया था। उसने उसे अपने बैग में वो चमकती पिस्तौल रखते हुए देख लिया था। कुछ मिनटों के बाद सहमत मिसेस खान के सामने बैठी थी और बड़े विश्वास के साथ
सईदों के घर में अब्दुल के जासूसी के काम से जुड़े होने की संभावना के बारे में बता रही थी। उसने मुनीरा की सुरक्षा खतरे होने पर जोर दिया और बार बार मिसेस खान से इसमें दखल देने की बात की। उसने अपना शौहर खोया मैडम, उसे कम से कम चैन से मातम तो मना लेना देना चाहिए, उसने खुशामद करते हुए कहा और भावनाओं को हवा में तैरने दिया। मिसेस सुरैया खान अनुभवी औरत थी। वे सेना को जितना जानती थी उतना ही अपनी सीमाओं को भी समझती थी। सहमत का अनुरोध उनकी ताकत से परे था। हालांकि वे मुनीरा की हालत समझ सकती थी और उससे सहानुभूति भी रखती थी। इसके अलावा वे ये भी पक्के तौर पर नहीं जानती थी कि इस असाधारण मामले में किससे बात करें। दूसरी तरफ सहमत ने उनके पोते के स्कूल में संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़कर जितना काम किया था वो भी उनके दिमाग पर वजन डाल रहा था। अगर वे देश के सबसे ज्यादा ताकतवर अफसर की पत्नी होने की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाई तो उनके बड़े अहम को भी चोट पहुंचेगी। सहमत के उकसाने पर उन्होंने तय किया कि वे सैन्य अधिकारी पत्नी कल्याण समिति की उपाध्यक्ष होने की अपनी हैसियत से ये मामला उठाएंगी। उन्होंने रिसीवर उठाया, एक नंबर मिलाया और आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इजाज मिर्जा से बात करनी चाहिए। मिर्जा फौरन लाइन पर आए और नम्रता से शिष्टाचार की बातें की। उन्हें मौजूदा पद खान परिवार से करीबी के बूते पर ही मिला था। शुरू में मिसेस खान की आवाज में थोड़ी झिझक थी, पर जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी उन्होंने स्थिति पर पूरा काबू पा लिया। मिर्जा साहिब, मैं आपका ध्यान एक ऐसे मामले की तरफ खींचना चाहती हूँ जिसमें सेना की अधिकारियों की मनमानी दिखती है। मुझे बताया गया है कि जनरल सईद की बड़ी बहू को सैन्य पुलिस ने किसी खुफिया मामले से जुड़े मुद्दे की तहत पकड़ा है। ये बहुत संगीन आरोप है, पर मैं चाहूंगी कि आप खुद इस मामले को देखें और उस औरत को जरूरी हिफाजत मुहैया करवाएं। आप जानते ही होंगे 2 दिन पहले उसके पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपने रवैये में इंसानियत दिखा सकते हैं, फिर चाहे उसके खिलाफ कोई सच्चा मामला ही क्यों ना हो। क्या मैं आपसे दरख्वास्त कर सकती कि आप ध्यान से उसके साथ अच्छा सुलूक किए जाने पर जोर देंगे और जितनी जल्दी हो सके उसे घर भिजवा देंगे। वे जनरल को कुछ कहने का मौका दिए बिना बोलती रही और फिर उन्होंने फोन बंद कर दिया। जनरल हाथ में रिसीवर पकड़े रहा। इस पूरा बाइक से वो बहुत खुश नहीं हुआ। मिसेस सुरैया का संदेश साफ था और अधिकार के पद पर होते हुए भी लेफ्टिनेंट मिर्जा जानता था कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर आदमी की बेगम को नाराज नहीं कर सकता था। इसके अलावा जनरल इम्तियाज खान भी सेना प्रमुख से करीबी रिश्ता था और उसने खुद भी इस रिश्ते से फायदा उठाया था। वो सईदों के खुफिया घटनाक्रम के बारे में जानता था और तहकीकत के हुक्म के कागज पर उसी ने हस्ताक्षर किए थे। मुनीरा की गिरफ्तारी भी आसान नहीं रही थी। उसके पिता एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे और उनका भी काफ़ी रसूख था। उसके अपनी डिप्टी जनरल सईद के कार्रवाई के लिए राजी होने के बाद ही आईएसआई आगे बढ़ी थी। किसी हद तक वो मुनीरा से पूछताछ भी कर चुकी थी, लिहाजा आईएसआई प्रमुख ने इस मुद्दे को फिलहाल ठंडे वस्ते में डाल देने का फैसला ले लिया। सहमत ने अगला आधा घंटा चैन से बिताया। तत्कालीन लक्ष्य हासिल कर लेने के बाद वो कमरे का तनाव कम करने के लिए जल्दी से दूसरी बात की तरफ मुड़ गई। इकबाल को यह साफ पता चल गया कि दोनों औरतें के मन में एक दूसरे के लिए कितनी इज्जत थी। जल्दी ही उन दोनों की बातचीत का विषय अनवर पर बन गया। सहमत उसके छिपे हुए गुणों जैसे कि दृढ़ निश्चय और विषय पर फोकस करने के बारे में बताने लगी, जिससे खुश होकर मिसेस खान उसके रचनात्मक तरीकों से पढ़ाने की तारीफ करने लगी। डरा हुआ इकबाल एक कोने में मुक दृष्टा की तरह बैठा सोच रहा था कि उसकी बीवी ने किस हद तक प्रथम परिवार में अपनी
पहुंच बना रखी है। जितनी आसानी से सहमत अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही थी, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला ही क्यों न हो, उससे वो सदमे में आ गया था। पर इस सारे विनाश में उसे सहमत के लिए बच निकलने का रास्ता नजर आ रहा था। उसने देखा कि मिसेस खान उस जाल को देख भी नहीं पा रही थी जो वो बुन रही थी। फिर भी ये उम्मीद कर रहा था कि सहमत अपनी सोची हुई योजना में सफल हो जाए। वो भले ही दुश्मन देश की एजेंट थी, पर उसके लिए महत्व रखती थी। वो उससे प्यार करता था। इकबाल ने वर्दीधारी खानसामे का दिया हुआ चाय का प्याला ले लिया। वो पहला घुट भरने ही वाला था कि उसने सहमत को मिसेस खान से अकबर को कुछ देर के लिए हवेली ले जाने की इजाज़त मांगते हुए सुना। दहशत से उसके हाथ से चाय का प्याला गिरते गिरते बचा। सहमत के अनुरोध के नतीजे कितने दुर्गामी हो सकते थे, ये उसे पहली बार में साफ हो गया था। हम बहुत उदास हैं मैडम, उसने अपनी बीवी को कहते हुए सुना। मैं भी पेट से हूँ। डॉक्टर ने मुझे खास तौर पर सावधान रहने को कहा है। अनवर के होने से मैं बहुत खुश रहूंगी। सहमत सावधानी के साथ बोलती रही। उसकी आवाज़ में दुस्साहस का जरा भी संकेत नहीं था। इकबाल ने चिल्लाना चाहा, नहीं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। दूसरी तरफ मिसेस खान सहमत के अनुरोध पर बहुत खुश दिखी। वे प्रसन्न थी कि उनका पोता अपनी पसंदीदा टीचर के साथ कुछ अच्छा वक्त बिता लेगा। अनवर भी उसे बहुत पसंद करता था। पूछने पर क्या वो अपनी टीचर के घर कुछ घंटे के लिए उसके घर जाना चाहेगा, वो उछल पड़ा। 10 मिनट बाद वे किसी कार में लौट गए। जरूरत पड़ने पर अब एक इच्छुक बंधक सहमत के कब्जे में था। जब तक वे घर पहुंचे, मुनीरा आ चुकी थी और उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। हवेली पर जो सैनिक थे वे भी जल्दी जल्दी अपना सामान इंतजार करते ट्रक में लाद रहे थे और मुआयना करने आई गाड़ियों की कतार भी लौटनी शुरू हो गई थी। कुत्ते अब हवेली के आसपास सूंघ नहीं रहे थे और वो ट्रक जिसमें निगरानी का सामान था उसने अपने शटर बंद कर लिए थे। साफ था कि सुरैया के लफ्ज़ों ने काम किया था। जो भी हो, सहमत अब भी बहुत बेचैन थी। वो पूरी तरह नहीं जानती थी कि इकबाल क्या करेगा, इसीलिए पूरा वक्त उसने उसे पिस्तौल की जेब में ही रखा हुआ था। आसमान पर सांझ उतरने लगी थी। तभी एक झंडी वाली कार छावनी में नए लगे बैरियर के पास पहुंची। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और गाड़ी रोक ली। गार्डों ने एक साथ सैल्यूट किया और उनमें से एक पहचान की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। मेजर जनरल बशीर अहमद साहिब, ड्राइवर ने पहचान पत्र चमकाते हुए कहा। युवा सैनिक ने अभी कार्ड को देखा भरी था कि अंदर पीछे की सीट से आई एक कड़क भारी आवाज ने उसे असावधान कर दिया। जनरल सईद के घर हमें कौन सी सड़क ले जाएगी? उछलकर सावधान की मुद्रा में गार्ड ने जल्दी से कार्ड लौटाया और हवेली की तरफ इशारा कर दिया। गार्ड अच्छी तरह जानता था कि अचानक ऊंचे ओहदे के लोग छावनी के इस हिस्से में चक्कर क्यों लगा रहे हैं। जब से मौत हुई है, वीआईपी लोगों की बहुत ज़्यादा आवाजाही से उन्हें उनके एड़ियों पर खड़ा किया हुआ था। गार्ड फुर्ती से पीछे हटा और अपने दाहिने हाथ से हवेली की तरफ इशारा करता रहा, जबकि बाकी तीनों सीधे सावधान की मुद्रा में खड़े थे। पहले मोड़ से बाएं मुड़े और फिर दोबारा पहले मोड़ से बाएं मुड़े। सर, आखिरी बंगला है सर। शुक्रिया। ड्राइवर ने गियर बदला और फौरन ही रफ्तार बढ़ा दी। पीछे की सीट पर बैठे मीर ने अपनी टोपी ठीक की और बाहां टिकाने की जगह के नीचे लगा एक छोटा बटन दबा दिया। ये उस कमांडो के लिए इशारा था जो एक ऑटोमेटिक राइफल थामे डिक्की में छिपा बैठा था, बावजूद इसके कि वो थोड़ी सी जगह में झुककर बैठा था और पसीने से बुरी तरह लथपथ था। उसके चेहरे पर राहत नजर आ रही थी। फटाक पर खड़े गार्डों ने पोर्च में जाने देने से पहले कार को रोका। ड्राइवर कूदकर बाहर आया और पीछे से दरवाजा खोल दिया। मेजर जनरल की चुस्त वर्दी पहने अपनी दाहिने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए बाहर निकला।
वो जानता था कि सईद घर पर नहीं है, फिर भी उसने सावधानी बरती थी। उसने अपने टखने पर बंधी पिस्तौल को सही किया। उसने थोड़ी देर हॉल में इंतजार किया, फिर नौकर आकर उसे बैठक खाने में ले गया। मन से बेचैन और दिमाग से सुन्न हो चुका इकबाल मीर से मिला और अफसोस जाहिर करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। उसकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल चल रही थी कि उसने मेहमान के बारे में कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने चाहा कि वह जल्दी से लौट जाए, पर लग रहा था कि उसे जल्दी नहीं थी। अफसोस करने के बाद वह जनरल से सहमत से मिलने की इच्छा जताई तो इकबाल चौंक गया। ऐसा है इकबाल कि तुम्हारी अच्छी बेगम साहिबा यहाँ के बहुत अच्छी टीचरों में से एक है। मैंने अपने पोते से उनके बारे में बड़ी कहानियाँ सुनी हैं। अब जब मैं इतनी दूर आया हूँ तो सोचता हूँ क्यों ना कुछ देर के लिए उनसे मिलता चलूँ। उसके पढ़ाना छोड़ने के फैसले से स्कूल का नुकसान होगा। इकबाल एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वो जानता था कि सहमत अफसर की बातें सुन रही होगी। उसके प्रभाव की व्यापकता उसे उदासी में ढकेल रही थी। पर्दे के पीछे खड़ी सहमत बातचीत पर नजर रखे हुए थी। वो दूर से ही मीर को पहचान गई थी। उसने पिस्तौल अपने बैग में रखी और हॉल में आ गई। भाव शून्य चेहरे के साथ वो हल्की सी झुकी और इकबाल को इस तरह देखा मानो वहां रहने के लिए उसकी रजामंदी चाह रही हो। पर उसके जवाब का इंतजार किए बिना वो कुर्सी पर बैठ गई, जो उसके पति की कुर्सी से थोड़ा पीछे थी। जब वो सीधे इकबाल की नजर में आए बिना दोनों आदमियों को देख सकती थी, मीर अपनी कुर्सी पर से उछल कर उठा और उन दोनों पर आंखें टिकाए हुए झुका। मीर ने अफसोस जाहिर करने के साथ बातचीत शुरू की और टीचर के रूप में उसके कार्य के सराहना पर आ गया। मुझे खेद है कि ये सही वक्त नहीं है, पर मैं खुद को आपके एहसान के लिए शुक्रिया अदा करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरा पोता पहले बहुत बदनाम था, पर आपकी वजह से वो बिल्कुल बदल गया है। मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप बच्चों को मार्गदर्शन करती रहेंगी, खासकर उनके रचनात्मक वर्षों में। मीर की आंखें सहमत पर टिकी थी और वो उसके आश्चर्यजनक ढंग शांत चेहरे से जितना जानकारी निकाल सकता था उतने निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी जानकारी न मिलने पर उसने अपनी पतलून की जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और सहमत को पकड़ा दिया। उसने तुम्हारे लिए एक छोटी सी चिट्ठी भेजी है, जिसमें तुम्हारे परिवार में हुई मौत के लिए अफसोस व्यक्त किया गया है। सहमत ने कागज लिया और पढ़ने लगी। इकबाल अपनी जगह पर बैठा हुआ उसके चेहरे को देख रहा था। वो एक छोटा पर सटीक नोट था, जिसमें उसे अपने छुटकारे में मदद करने के लिए उठाए जाए कदमों की जानकारी दी गई थी। उसकी विषय वस्तु पढ़ने और आत्मसात कर लेने के बाद सहमत ने मोड़कर वो कागज मीर को लौटा दिया। कृपया रियाज को इतने अच्छे संदेश के लिए शुक्रिया कहिएगा, वो बहुत अच्छा है। आप उसे साथ ले आते तो और अच्छा होता। ओह, वो भी आना और तुमसे मिलना चाहता था, पर यह सही समय नहीं था। शायद फिर किसी मौके पर। अब वो अपने वालिदैन के साथ है। रियाज मेरे प्यारे छात्र में से एक है। मैं सोचती हूँ आज रात उससे मिल लूँ। इकबाल और मैं एक अन्य छात्र अनवर खान के साथ शहर जा रहे हैं। वो जनरल इम्तियाज खान का पोता है। हमें उम्मीद है कि बच्चों के साथ से हमें निराशा और उदासी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आ सकता है। ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना उसे बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि मैं थोड़ी देर में वापस जा रहा हूँ, पर मेरी बहू उसे ले आएगी। पर मुझे डर है कि वक्त बहुत कम मिलेगा। सहमत ने इकबाल की तरफ देखा, जो अनिश्चित पर स्थिर बैठा रहा। वो सहमत की शॉपिंग प्लाजा जाने की योजना के बारे में जानता भी नहीं था। उसकी चुप्पी को स्वीकृति मानते हुए सहमत बोली, ठीक है जनरल, अब से 3 घंटे बाद हम क्रॉस प्लाजा के पास मिलेंगे। शुक्रिया मिसेस सईद, आप हमेशा बच्चों के लिए वक्त निकालते रही है। यही बात तुम्हें
खास और बच्चों की लाडली बनाती है, और इसी की बदौलत तुमने इतने दिल जीते हैं। एक बार फिर शुक्रिया। मीर खड़ा हो गए। इकबाल उछलकर खड़ा हुआ, दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया ताकि जनरल जा सके। मीर ने इकबाल के साथ हाथ मिलाया। कार में बैठने से पहले उसने जल्दी से आसपास नजर डाली और फिर गाड़ी की मखमली गद्दियों में धंस गया। मीर सहमत के प्रदर्शन से ताज्जुब में था। वो उसकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल चुकी थी और स्थिति पर उसका पूरा नियंत्रण था। उसकी आवाज़ में कोई डर नहीं था। वो आत्मविश्वास से भरी थी और स्थिति को अपने अनुसार चला रही थी। अधिकार के साथ जो चाह रही थी वही कर रही थी। उसका मीर से बाद में शाम को क्रॉस प्लाजा पर मिलने का फैसला सईदों पर चलते उसके अधिकार को दिखा रहा था। यहाँ तक कि उसकी पति इकबाल भी उसे डरा हुआ सा लग रहा था और उस विशाल हवेली में सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गया था। बहुत अच्छे सहमत, भगवान का आशीर्वाद तुम पर बना रहे, मीर ने कहा। वो जान गया था कि जल्दी ही उसका राज फाश होने वाला है। उसका खुद हवेली जाना बहुत बड़ा कदम था जो बचाव कार्य को अंजाम देने के लिए उठाना पड़ा। वो उम्मीद कर रहा था कि सहमत दी गई कड़ाई से पालन करेगी। छोटी सी गलती भी पूरी योजना को बिगाड़ कर बहुत सी जिंदगियों को खतरे में डाल सकती थे। अंधेरा उतरने के साथ बाजार बत्तियों से जगमगा उठा। स्थानीय पठानी पोशाक में एक अच्छे से खुले रेस्तोरां में बैठा सड़क पर आने जाने वाले हरकतों को देख रहा था। कुछ चुने हुए एजेंट अलग अलग जगहों पर नजर रखने के लिए तैनात थे। सब सहमत का आने का इंतजार कर रहे थे। वो तय वक्त पर बुरके में सिर से पैर तक ढकी हुई आई। मीर उसे पहचान गया क्योंकि उसके साथ घबराया हुआ इकबाल था जो नीले रंग की जैकेट में अच्छा लग रहा था। अनवर का कहीं कोई निशान नहीं था। दोनों बाहर खरीदारी वाली जगह में रुक गए और चारों तरफ जगमगाते बाजार में घुसने से पहले आपस में थोड़ी बातचीत की। सहमत को प्लाजा के पीछे की तरफ से बाहर निकलना था जहां से मीर के एजेंट उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह ले जाने वाले थे। मीर ने राहत की सांस ली। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। उसने अपना चाय का प्याला उठाया और अपने एक आदमी की तरफ देखा जो बचाव कार के लिए तैयार होने का इशारा था। तभी उसकी प्रशिक्षित आंखों को पाकिस्तानी एजेंट नजर आए। पाकिस्तान के काउंटर इंटेलिजेंसी कर्मियों ने दिखाई न दिए जाने की कोशिश में गहरे रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। फिर भी वे अपने ढील ढोल छोटे बालों और शरीर के हाव भाव में अतिरिक्त सावधानी की वजह से वे भीड़ में अलग दिख रहे थे। उनकी आंखें बीच बीच में उस जगह की छानबीन कर रही थी, पर मुख्यतः वे सहमत पर टिकी हुई थी। उनके हरकतों से लग रहा था कि वे सहमत और उसके पति को मारने के लिए हथियार के जद में रखे हुए हैं। उनके पठानी सूट की कमीजों का हल्का उभार साफ दिख रहा था। वे छोटे अस्त्र लिए हुए हैं। दूर से उनकी हरकतों को ध्यान से देखने पर मीर ने कुछ और एजेंटों को बाहरी घड़ा बनाते हुए देखा जो बार बार वॉकी टॉकी पर बात कर रहे थे। मीर ने नफा नुकसा तोलने पर समझ लिया कि सहमत को बचाकर ले जाने का मतलब बहुत सी निर्दोष जानों को खोना होगा और इसीलिए उसे त्यागना होगा। बेमन से उसने अपना दाहिना हाथ बगल की जेब में डाला और ट्रांसमीटर के बटन को 3 बार दबाया। नजदीक ही छिपे उसके 2 एजेंट ने अपने छोटे मॉनिटर पर नजर डाली। उनके आदेश स्पष्ट थे पर वे बहुत चक्के रह गए। वे अनिश्चित दिखे और अपने बॉस से आदेश की पुष्टि के लिए सड़क पर चले आए। उन्होंने उसे गोचर रूप से हाँ में गर्दन हिलाते देखा तो जल्दी से बाहर निकलने वाले दरवाजे पर अपनी जगह पर लौट गए। फिर उन्होंने मॉल के अंदर वाले अपने एजेंट को इशारा किया। जैसे ही पाकिस्तानी एजेंट सहमत के नजदीक पहुंचे, एक छोटा सा जहरीला तीर उसके गर्दन पर लगा। वो वहीं गिर गई। उसके गिरने से वहां सेल्फ के किनारे की चीजों की पूरी कतार गिरती चली गई। पाकिस्तानी एजेंट अपनी जगहों पर खड़े के खड़े रह गए।
वे भौचक्के रह गए और घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ से उभरने में उन्हें कुछ क्षण लगे। होश में आने पर वे पूरे परिसर में फैल गए और हमले के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करने लगे। कुछ मिनटों बाद शॉपिंग अकाउंट के भीतर हुए बम विस्फोट ने पूरी इमारत को हिलाकर रख दिया। इससे वहां भगदड़ सी मच गई, क्योंकि खरीदार वहां से निकलकर सुरक्षित होना चाहते थे। इस अफरा तफरी में मीर और उसके एजेंटों को वहां से निकलने में मदद मिली। कार में बैठने से पहले उसने मुड़कर शॉपिंग मॉल की तरफ देखा। बम सहमत के पास फटा था। वो उड़ती हुई शेल्फों की तरफ गई थी। वो तभी मर गई होगी, उसने सोचा, पर इस बात की कल्पना नहीं कर पाया कि किस तरह उसका शरीर मांस का चिथड़ा बनाकर उड़ गया होगा, जिसकी पहचान भी नहीं हो सकेगी। इस ख्याल से ही उसके पेट में मड़ोड़ उठने लगी। सहमत उसके लिए बेटी जैसी थी। डर की भावना से लड़ते हुए वो तेज के बारे में सोचने लगा कि उसे क्या कहेगा। उसने अपने मन में पूरे घटनाक्रम के बारे में सोचा और हैरान हुआ कि क्या उसका अच्छी तरह दोहराया गया प्लान लीक हो गया, जिसे उस जैसा मजा हुआ खुफिया अफसर पकड़ पाने में असफल रहा। वो गालियां बकने लगा और हिदायत की इकलौती संतान को बचा पाने में विफल होने का गहरा अफसोस करने लगा। बचाव की कारें शहर के बाहरी हिस्सों में बनी एक कॉलोनी में इकट्ठी हुई। इस कॉलोनी की सड़कों पर बहुत रोशनी नहीं थी, इसीलिए कारों में सवार यात्री पड़ोसियों की जानकारी में आए बिना एक सुरक्षित घर में प्रवेश कर गए। थोड़ी ही देर बाद घर में विशाल बैठक खाने में अपनी टीम के साथ बैठा मीर स्थिति का जायजा ले रहा था। युद्ध होना तय था। पाकिस्तानी नेतृत्व के पास अपने पक्ष में हैरानी की तथ्य था और वे भारत को एक गंभीर आघात पहुंचाने के बारे में आश्वस्त थे। इस एक तथ्य को ध्यान में रखते हुए सहमत की कोशिश बड़ी सफल रही थी, पर मीर का मन वापस तेज की तरफ चला गया। वो उससे क्या कहेगा, क्या उसे यह खबर देगा? कमरे में गहरी उदासी उतर आई थी। सहमत उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। उसे उसके अपने लोगों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था ताकि वो गैरों के हाथों में पड़ने से बच जाए। अपने निस्वार्थ भाव से बिना बोए चढ़ाए अपने देश की सेवा की थी। वो अपने जीवन के खतरों और जोखिमों से एक बार भी नहीं झिझकी थी। वो अपने पूरे मिशन के महत्व को जानती थी। वो अपने मकसद के लिए पूरी तरह समर्पित थी और चुपचाप मर गई। जल्दी ही देश और उसके लोग उसे भूल भी जाएंगे। मीर अपने दोनों हाथों से सिर पकड़े और आंखें बंद किए बैठा उसे परेशान करने वाले दृश्य को अपने दिमाग में आने से रोक रहा था, पर बुरी तरह असफल रहा। सहमत की तस्वीर बार बार उसका पीछा कर रही थी। मुझे अफसोस है प्रिय सहमत, पर हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, वो खुद से बार बार कहता रहा। उसकी आंखें आंसुओं से नम थी और घर में चुप्पी भरा सन्नाटा था। किसी भी अफसर ने अपने प्रमुख को कभी भी इस तरह टूटने के कगार पर नहीं देखा था। वे सब ऐसे चुपचाप बैठे थे जैसे शोकाग्रस्त लोग किसी लाश के पास बैठे हों और एक शब्द भी ना बोल पा रहे हों। अचानक दरवाजे की घंटी बजी, फिर दोबारा बजी, जिसने उन्हें उनके ख्यालों से निकालकर सीटों से बाहर फेंक दिया। वे फौरन हरकत में आ गए और अपनी अपनी गन निकालकर घुसपैठियों को मार डालने के लिए तैयार हो गए। उन्हें किसी के आने का इंतजार नहीं था। कौन हो सकता है? उन्होंने एक दूसरे से पूछा। बिना बाधाओं के अपने कार्य करने के लिए उन्होंने बहुत सावधानी से यह घर चुना था, जो खोजी निगाहों से दूर था। मीर अपने आदमियों की तरफ देखा और दांत भींच कर बोला, यह गंभीर कॉल हो सकती है। जितने मार सको मारना या खुद को मार देना, कोई समर्पण नहीं करेगा। अगर तुम डगमगाओ तो सहमत और उसके बलिदान को याद कर लेना। दरवाजे की घंटी फिर बजी, इस बार कहीं ज्यादा जल्दबाजी से। उसकी आवाज पहले से ज्यादा तेज थी, जिससे पता चलता था कि
आगंतुक का बिना मिले जाने का कोई इरादा नहीं है। मीर दरवाजे तक पहुंचा और छेद से झांकने लगा। पिस्तौल से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह हाथ से जमीन पर गिर गई। उसके तनाव भरे चेहरे का भाव नाटकीय ढंग से खुशी में बदल गया। दरवाजे की सुरक्षा वाली जंजीर हटाकर अपने दरवाजे का ताला और दरवाजा खोल दिया। बाहर बाह पर काला बुर्का डाले सहमत खड़ी थी। उसके चेहरे पर मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान थी। मीर ने उसे कंधे से पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। अंदर आकर उसने उन लोगों को एक संभ्रमित नजर से देखा जो अब छायाओं में से निकल रहे थे। वे मौजूद थी, वो जिंदा थी, वो लौट आई थी और सुरक्षित थी। मीर अब भारत लौटकर अपने प्यारे दोस्त की पत्नी का सामना कर सकता था। तो ये है जिसे आप सुरक्षित घर कहते हैं। बहुत अच्छा, तो अब मैं अपना घर, अपने भारत कब लौट सकती हूँ? मीर का चमकता चेहरा एक अधूरी गुफा में चमकती धूप के प्रभाव जैसा दिख रहा था। सहमत ने अपने मेटर को देखा। उसकी गहरी नीली आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। वो खुद हैरान था कि वो जिंदा है। वो खुश थी कि अपनी सर्वोत्तम योग्यता से अपना कर्तव्य निभाकर वक्त के इम्तिहान से बचकर निकल आई और अब वो अपने वतन की सुरक्षा और गर्माहट में लौटना चाहती थी। सहसा मीर के चेहरे के भाव धुंधला गए। वो मौत को धोखा कैसे दे सकी और उन्हें कैसे ढूंढा, जबकि वो इस सुरक्षित घर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सहमत ने मीर के भाव पढ़ लिए। उसने बताया, मैं इकबाल के साथ नहीं गई थी, उसके साथ मुनीरा थी। यह विचार इकबाल का था। उसे उसके पिता ने बताया था कि मैं गिरफ्तार होने वाली हूँ, पर जनरल नहीं चाहते थे कि गिरफ्तारी उनके हवेली में हो। मुनीरा इकबाल के साथ इसीलिए गई थी क्योंकि उसे बताया गया था कि मिसेस सुरैया खान उससे मिलना चाहती है। अनवर की मौजूदगी ने उसके मन में हर संभव शक मिटा दिया था। अनवर को ड्राइवर के हवाले कर गाड़ी में ही छोड़ दिया गया था और ड्राइवर को उससे उसके घर वापस ले जाने के लिए कह दिया गया था। जब इकबाल और काले बुर्के में मुनीरा ने हवेली छोड़ी, मैं उनके पीछे गई और जल्द ही थोड़ी दूर से विस्फोट होते देखा। उसके फौरन बाद मैंने आप लोगों को विस्फोट के बाद भागने वाली गाड़ी में जाते देखा। मेरे लिए आपकी कार का पीछा करना आसान था, पर एक बार कॉलोनी में घुस जाने के बाद मुझे थोड़ी मुश्किल हुई। उसके बाद मेरी जासूसी प्रवृत्ति, थोड़ा सामान्य ज्ञान और कुछ किस्मत ने मुझे आपका सुरक्षित घर ढूंढने में मेरी मदद की। आखिर में आपसे कम जासूस नहीं हूँ। क्यों? अब आप मुझे मेरे वतन कब भेजेंगे? सहमत ने अपने एकालप को विजयी स्वर में बंद किया। सभी मौजूद लोग खुश और मुस्कुराहट से भर उठे। वे उसके धैर्य और निश्चय के प्रदर्शन को देख आश्चर्यचकित थे। उनकी भाव भंगिमा में उसके लिए बहुत इज्जत भरी थी। वो उन्हीं में से एक थी, पर उनकी उपेक्षाओं से कहीं ऊपर थी। शब्द काफी नहीं थे। मीर सिर्फ इतना कह पाया, जल्दी, बहुत जल्द तुम घर पहुंच जाओगी। और उसने उसे कसकर आलिंगन में बांध लिया। उसके गालों से आंसू बहने लगे, पर उसने उनकी परवाह नहीं की।